यकीन नहीं तो आपने वो यकीन तो मुझे दिलवा ही दिया। कौन सा यकीन? यकीनन तुम मुझसे नाराज हो, अनजाने में मुझसे पता नहीं कब कोई भूल हुई है और तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। नहीं, अगर ऐसा है तो बताओ ना, व्हाई डोंट यू टेल मी? इस तरह अवॉइड करने की क्या जरूरत है? क्यों हमारे प्यार पर तुम अपने पिछले प्यार को थोप रही हो? मैं कोई पिछला प्यार हमारे प्यार पर नहीं थोप रही हूँ। ऋषभ मेरी जिंदगी की हकीकत है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसका इस प्यार से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि तुम खुद उसका जबरदस्ती इस प्यार से ताल्लुक जोड़ते हो। मेरे अमीर होने की कुंडली को फाड़ के फेंक दूं? अरे तू देखेगी ना तो तेरी आंखें दंग रह जाएगी। मेरे हाथ में स्वर्गीय केशव मल्होत्रा जी की वसीयत है। क्या? मैं जानती हूँ मैं सोनू को तुमसे ज्यादा प्यार तो नहीं कर सकती, लेकिन कम भी नहीं करती हूँ। और मैं अपने प्यार का नुमाइश नहीं बनाती, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वाह रोनी, तुझे आज तक कागज संभालने का सलीका आया नहीं, ना ही कभी आएगा। बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना तू, बिग बिजनेसमैन, कार डीलर। एक कागज नहीं बनने वाला, एक कागज नहीं। रोनी, माय डियर पापा, सुनो। पापा, इस बोर्डिंग स्कूल में मेरा मन नहीं लगता। यहाँ के बड़े बच्चे मुझे तंग करते हैं, मम्मी के बारे में चिढ़। रश्मि! रश्मि! क्या है, तुमने मुझे बुलाया? लोगों के साथ धोखा? ये क्या है? क्या है? ये सोनू की चिट्ठियां आई पड़ी हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैंने पढ़ ली थी। क्या ये काफी नहीं है? ये काफी नहीं, ये काफी नहीं है, ये बिल्कुल काफी नहीं है। ये सोनू मेरा बेटा है और एक बाप बेटे के बीच में दखल अंदाजी देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। क्या मुझे नहीं जानना चाहिए था कि मेरे बेटे पर क्या गुजर रही है? अरे वो सोचता होगा उसका बाप सब जानते हुए चुप बैठा है। मैं जानती थी, मैं ये बात जानती थी कि तुम इन चिट्ठियों को पढ़कर ऐसे ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने इसे छुपा के रख दिया था। अजीब औरत है तू, अजीब औरत है। वहां मेरे बेटे की इतनी बुरी तरह रैगिंग हो रही है, उस पर जाने क्या क्या बीत रही है, और तूने इस बात को एक मामूली सी बात समझकर ना कुछ किया ना मुझे कुछ करने दिया। ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा कि तुम इतना बौखला रहे हो? हर स्कूल में रैगिंग होती है और ज्यादातर हॉस्टल में होती ही है। बच्चों को इसका तजुर्बा होता है। और जहां तक अपना सोनू का सवाल है, वो ज्यादा ही अपना कुछ बड़ा चढ़ा के लिख रहा है कि बिकॉज ही वांट्स टू कम बैक होम। अगर सोनू घर आना चाहता है तो हमें उसे जाके बोर्डिंग से लाना चाहिए। ठीक है, तुम अगर सोनू को एक कमजोर इंसान बनाना चाहते हो तो ठीक है, जाओ उसे ले आओ, उसकी जिंदगी भर की ढाल बन जाओ तुम, ताकि वो जब अपने पांव पर खड़ा होना चाहे ना तो वो नहीं हो सके। तुम इतना प्यार उसे दे के अपाहिज बना रहे हो। लेकिन हमें एक बार वहां उसे जाके मिलना तो चाहिए था। सोनू की हर इस चिट्ठी की हरकत पर अगर हम उसे मिलने चले जाएं तो वो इसे आदत बना देगा। जब इंसान के आसपास खूब सारे सहारे हो जाते हैं ना, तो वो उन सहारों पर मोहताज बन जाता है। एक बात बताओ रोनी, क्या तुम्हारी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में रैगिंग नहीं हुई है? क्या हमने उसका डट का सामना नहीं किया है? हम अपने पांव पे खड़े नहीं हुए? तो गिव सोनू अ चांस, उसे अपने ताकत का एहसास करने दो ताकि ये जिंदगी का वो सामना कर पाए, प्लीज। शायद तुम ठीक कह रही हो रश्मि,
शायद तुम ठीक कर भी रही हो। क्या है कि मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना। मेरा तो सिर्फ बेटा, उसकी रैगिंग हो रही है रश्मि। पापा, आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मम्मी, आपने मेरे लेटर का जवाब तक नहीं दिया। सब मुझे यहाँ भेजकर भूल गए। मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता। प्लीज मुझे आपके पास बुला लीजिए, प्लीज। सोनू, अरे बेटे, अकेले क्यों बैठे हो? खाना खाने नहीं गए? सोनू, क्यों रो रहे हो बेटे? क्या बात है? कुछ नहीं सर। नहीं, कुछ तो जरूर है। मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ। देखो बेटे, यहां सभी स्टूडेंट्स अपना प्रॉब्लम मुझे ही बताते हैं और मैं ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। देखो, मुझे एक बार बताकर देखो, अगर मैंने तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो फिर नहीं बताना। यहाँ के सभी स्टूडेंट्स का मैं पापा हूं और मम्मी भी। सर, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। क्यों? ये स्कूल तुम्हें अच्छा नहीं लगता बेटे? नहीं सर, ये बात नहीं है। तो फिर? मुझे अपने मम्मी और पापा की याद आती है। वो तो सभी बच्चों को आती है बेटे, लेकिन वो स्कूल छोड़कर तो नहीं जाते ना। पढ़ाई भी तो जरूरी है। सर, मेरा यहाँ पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। क्यों? यहाँ के सारे बच्चे मेरी मम्मी का नाम लेकर मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे उन स्टूडेंट्स का नाम दो जो तुम्हें तंग करते हैं। देखो, मैं उन्हें पनिशमेंट दिलाऊंगा। मुझे सिर्फ उनका नाम बताओ। सर, मुझे नहीं मालूम। मतलब तुम नाम देने से इनकार कर रहे हो, डरते हो? सर, उन्हें पनिशमेंट देकर कोई फायदा नहीं, जबकि मैं खुद यहाँ से जाना चाहता हूँ। देखो बेटे, कितनी आशाओं से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है और तुम उन्हें इस तरह निराश कर दोगे? देखो बेटे, एक काम करता हूँ, मैं आज ही तुम्हारे पापा को लेटर भेज के यहाँ बुला लेता हूँ और हाँ, उनके यहाँ रहने का बंदोबस्त भी करवा देता हूँ। फिर उनके साथ बैठकर तुम बातें करो और ये तय कर दो कि तुम इस स्कूल में रहना चाहते हो या नहीं। ओके? थैंक यू सर। हेलो। अरे आप शिवानी जी, लगता है हमारा किस्मत जोरों पर है जो आप हमका फोन किया। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम नहीं करोगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। अरे आप जानती नहीं हो शिवानी जी कि आप का कर डाली हो। हमारी तो बिना दशहरे की दिवाली हो गई। पर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? पिछली दफा आप ही तो 2 महीने का मोहलत मांगी थी। अरे बाबा, वो 2 महीने की मोहलत मैंने शादी के फैसले के लिए मांगी थी, कोई दोस्ती तोड़ने को थोड़ी कहा था तुम्हें। ऐसा बात मत करिए शिवानी जी। दोस्ती टूटने का बात आप करेंगी ना तो हम खुद टूट जाऊंगा। रहने दो। अगर मेरी दोस्ती की तुम्हें इतनी ही परवाह होती तो मुझसे मिलने तो आते। अरे मिलने नहीं आते तो कम से कम फोन तो कर सकते थे मुझे। सच कहें शिवानी जी, तो लव वाला लेटर देने के बाद, उस सिंदूर का डिबिया वाली बात करने के बाद हम खुद हिम्मत नहीं कर पाया आपको फोन करने का। लेकिन हम बिना फोन उठाए आपका नंबर इतना बार डायल कर चुका हूं कि फोन पर छपा नंबर तक मिट गया है। मुझे तो समझ नहीं आता, इतनी अच्छी बातें करने के बाद तुम शर्मिंदा क्यों हो जाते हो? हमका तो लगता था कि आपको हमारा अच्छा बातें अच्छा नहीं लगता। त्यागी, ऐसी बातें हर लड़की को अच्छी लगती हैं। तुम उस दिन सच्चे दिल से हमारी दोस्ती को एक नाम देना चाहते थे। अरे अगर कल हमें जिंदगी ने अलग भी कर दिया तो हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। हम बहुत ही बेवकूफ आदमी हैं शिवानी जी। पता नहीं हम कब से ऐसे सब बातें सुनने के लिए तरस रहा था। अच्छा, हम आपको बाद में फोन घुमाता हूं। हमारे ऋषभ भैया अभी अभी आए। ओके, बाय। बाय। क्या बात है भैया, कछु बेचैन लगते हैं? सब ठीक तो है ना? यार त्यागी, पूजा घर छोड़कर अकेले रहने चली गई। क्या? पता नहीं, आई डोंट नो। आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तूने एक बात नोट की है? जब से वो करण हमारी दुनिया में आए, मेरी जिंदगी की तो पूरी तरह धज्जियां उड़ गई। मानो एक ग्रहण सा लग गया हो मेरी दुनिया पर। यार वो मेरे लिए इतना मनहूस साबित हुआ है कि धीरे धीरे मेरी दुनिया मेरे इन हाथों से छूटती जा रही और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऐसा कब तक चलेगा त्यागी?
रक्षंदा नाम की एक नई खुशी मेरी दुनिया में आई थी। अब तो लगता है उसका साथ भी छूट जाएगा। उससे मिलने का आजकल वक्त ही नहीं मिलता मुझे। लेकिन मैं जानता हूं इसमें भी कहीं ना कहीं उस करण की ही चाल है। मैं जानता हूं। भैया, ये करण आपके साथ जो कर सकता था कर रहा है। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब पानी सर के ऊपर हो गया है, आप चिंता ना करें। मैम साहब, मैं तो ऐसे ही हाल चाल पूछने आ गया था। मैम साहब, मैं आता हूँ। सिर्फ सुनीता का हालचाल पूछोगे और किसी का नहीं? मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ नाराज हो शंकर, लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी। अगर मुझसे नहीं मिलना था तो कम से कम माँ जी से मिल सकते थे, स्टेला से मिल सकते थे। मैंने स्टेला और सुनीता से कह दिया था कि अगर शंकर इस घर में आएगा तो कोई रोक टोक नहीं होगी, उसे इसी घर का समझा जाए, भले ही वो किसी और के लिए काम क्यों ना करता हो। क्यों सुनीता, मैंने कहा था ना, उसे ये बात नहीं बताई? अभी बताने वाली थी। शंकर, अगर तुम सुनीता का ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? और उस दिन सूरज की हरकत के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसे अपना समझकर मैंने गलती की और तुम्हें पराया समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखो, केशव साहब ने तुम्हारी, स्टेला की, सुनीता की जिम्मेदारी मुझ पर कुछ सोच समझकर ही छोड़कर गए होंगे, है ना? ये आप ठीक कह रही हैं मैम साहब। भले ही तुम मुझसे नाराज हो, दुनिया भर से नाराज हो, लेकिन केशव साहब को अपने भगवान की तरह मानते थे तुम। उनकी यादों और ख्वाहिशों के साथ तुम नाइंसाफी कभी नहीं कर सकते हो। जैसे कि उनकी वसीयत जो तुम्हारे पास है, उसे तुम कभी गलत हाथों में नहीं पड़ने दोगे, किसी भी कीमत पर, है ना? केशव साहब की वसीयत? मैम साहब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फेंक रहा था मैम साहब। मैं तेरे को किस्सा सुना रहा था मैम साहब। मैं ऐसे मजाक कर रहा था मैम साहब। नहीं शंकर, तुम ऐसा मजाक कभी नहीं कर सकते। मैम साहब, मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ। मैं अक्सर आता हूँ ना, इसके बाद आके बैठ के मैम साहब मैं वो शेख चिल्ली के किस्से बहुत अच्छे सुनाता हूँ मैम साहब। और फिर क्या है ना, ख्वाब में थोड़ा देर अमीर बन के मैं जरा से मजा लेता हूँ बस। तुम्हारे अमीर बनने का ख्वाब मैं पूरा करूंगी शंकर। अब बात को इधर उधर मत घुमाओ, सीधे मतलब की बात पर आओ। वो कागजात तुम्हारे लिए रद्दी के बराबर है। तुम उन्हें किसी और को बेचकर पैसा कमाना चाहते हो तो ठीक है, मुझे ही बेच दो, मैं खरीदने को तैयार हूँ। कीमत बोलो बस। साहब, वो कागजात तो मेरे पास हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि कीमत। तो आप ही बता दीजिए क्या दीजिएगा। जितनी कीमत तुम मांग सकते हो मांग लो, और ये समझ लो कि मैंने पूरी कर दी, बस। अरे शिवानी, ये क्या कर रही है? मैडम, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इस बेचारी किताब को तो सोने दीजिए। खाम का हाथ में पकड़कर उसे भी जगा रखा है। और तू जो त्यागी के कलरफुल ख्यालों के साथ जागी हुई है, मैंने कोई शिकायत की? बेहतर है तू ये मुझे इस किताब के साथ अकेला छोड़ दे। अरे तो फिर मैडम, शिवानी किस चिड़िया का नाम है? मैं आपके साथ आपके जागरण में जागने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं त्यागी के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं करना चाहती। बेहतर यही होगा कि मैं तुझे उसके ख्यालों के साथ अकेला छोड़ दूँ। रक्षंदा, त्यागी मेरे लिए एक पहेली सा बनता जा रहा है। यू मीन सस्पेंसफुल ड्रामा? अरे यार, तेरी लव स्टोरी तो काफी इंटरेस्टिंग है। इतना कोई खास सस्पेंस नहीं है, यही त्यागी की कुछ बातें, कुछ बिहेवियर मुझे समझ ही नहीं आती। जैसे जब त्यागी मेरे साथ होता है ना, औरों के सामने कुछ और होता है। मेरा मतलब है, मेरे साथ एक त्यागी होता है और औरों के साथ कुछ अलग त्यागी होता है। शिवानी, अक्सर ऐसा ही होता है। मैं भी घर में अलग हूँ और ऑफिस में अलग हूँ। कुछ अलग मैं समझती हूँ रक्षंदा, पर बिल्कुल अलग हो जाना, वो इंसान एक अजनबी लगने लग जाता है। औरों के साथ त्यागी का बर्ताव मेरे लिए एक राज बनता जा रहा है। डोंट वरी शिवानी, धीरे धीरे सारे राज तेरी समझ में आ जाएंगे। तू क्यों परेशान होती है? सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। लेकिन आपके हालात तो कुछ और ही बयान करते हैं। ये जागे जागे रहना, माथे पर शिकन, खोए खोए रहना। अरे जिसको मोहब्बत का तजुर्बा ना भी होना, वो भी कहेगा तुम्हें मोहब्बत हो गई है। अरे यार, मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं है। मैं तो अपने दो दोस्तों की दुश्मनी के बारे में सोच रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि उन दोनों दुश्मनों से तुझे एक साथ ही प्यार हो जाए। छोड़ यार, तेरी बातें सुनकर मुझे तो नींद आ रही है। गुड नाइट।
मतलब मैं जितना पैसा पैसा छे 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 जब भी मुंह से निकलेगी कंगालों जैसी निकलेगी। मतलब मैं जब भी जितना रुपया मांगूंगा मुझे मिलेगा ना मेम साहब? हाँ कैश और रोकड़ा मिलेगा ना? हाँ, तुम कीमत बताओ बस। ना नहीं मेम साहब, आपका मेरा सौदा नहीं पटेगा। देखो, कीमत बढ़ाने के तरीके मत आजमाओ शंकर। तुम जो कीमत बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ। माफ करना मेम साहब, मैं कोई भी तरीका नहीं आजमा रहा हूँ, लेकिन क्या है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आजकल आपके वैसे ही वांदे हैं मेम साहब, आपकी मंदी है, मैं तो जानता। लेकिन तुम्हें उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है शंकर? माफ कीजिएगा मेम साहब, उसकी बहुत जरूरत है मुझे चिंता करने की। क्या है कि मैं लाखों रुपया की डीलिंग करने जा रहा हूँ। वैसे मैंने कभी लाखों रुपए की डीलिंग की नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उठा बैठा हूं। आप तो जानती हैं कि उधर केशव साहब, इधर करण साहब, इधर आप मेम साहब। माफ करना, अभी क्या है ना, ऊपर वाले ने मेरे को सिर्फ ड्राइवरी करने के लिए नहीं भेजा है, मेरे भेजे में थोड़ी सी तिकड़म भी दी है मेम साहब। मुझे लगता है ये लाखों का डीलिंग आपके साथ में नहीं होगा। अरे शंकर, हम तो करोड़ों में भी डीलिंग करते हैं, जुबान पर। जुबान भी बिजनेस में बड़े मायने रखती है। जब मैं तुम्हें जुबान दे रही हूँ तो तुम माफ कीजिएगा, मैं आपके जुबान का, मेरा मतलब है कि मुझे तो रोकड़ा कैश चाहिए, मैं आपकी जुबान लेकर क्या करूंगा। देखिए मेम साहब, मेरे को पहली बार अमीर आदमी बनने का एक चांस मिला है और ये पहली और लास्ट बार मैं इसको गरीबी में नहीं डालना चाहता। तुम्हें पूरा रुपया एक साथ कैश मिलेगा। पहले रुपया ले लो, बाद में कागजात देना। ठीक है, ठीक है, मगर मेम साहब, मैं, माफ कीजिएगा, मैं सोचूंगा जरा मैं सोचूंगा मेम साहब। ये लाखों रुपया का मामला है, रात को दारू पी के कोई बिजनेसमैन नहीं करता है। मैं जरा, मेरे को टाइम दीजिए, मैं सोच के मैं आपको, है ठीक है। नमस्ते मेम साहब, नमस्ते। मैं आपको बताता हूँ, मैं सोच के। शान की